तो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ये सबको? यस सर, जी दिख रहा सर। है। दिखाई दे रही है ना? ओके। क्योंकि कुछ लोग कल थे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लास्ट का भी बता देता हूँ। We were discussing about the income method of calculating, estimating national income. As you know, there are three methods. एक आपका वैल्यू एडेड मेथड है, एक इनकम मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड है। जो देश का जीडीपी जो है या नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है, उसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। वैल्यू एडेड मेथड हमने कर लिया है, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, प्रिकॉशंस भी देख लिए हैं। अब इनकम मेथड है। कल हमने प्रोसीजर देखा था कि किस तरह से कैलकुलेट करना है इसको, कैलकुलेट किस तरह से करना है। तो उसका मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। अ, ये चार्ट जो है, ये चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। नहीं सर। हाँ, ये नहीं आपको सर। मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ इसका, कल वाले का भी और इसका भी, इसको आराम से देख लेना। मेरा ये जो पॉइंटर है, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ? जी सर। ओके। सर। डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी एक ही चीज है, नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी एक ही चीज है। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि वो पूछा क्या है। ठीक है। तो जो इनकम मेथड है, उससे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जहां हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज देयर आर 8 एग्रीगेट्स, हमने 8 एग्रीगेट्स पढ़े हैं, जो एक दिन मैंने चार्ट में बताया था कि किस तरह से डेफिनेशन लिखना है उनका। तो जो इनकम मेथड है, उससे सबसे पहले हम एनडीपीएफसी पे पहुंचते हैं। ये जो एनडीपीएफसी है, देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस एनडीपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम। फर्स्ट वन इज सीओई, इट स्टैंड्स फॉर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा है ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा है एमआई, दैट इज मिक्स्ड इनकम। ये नोट्स में भी आपको दिखेगा, वहां कोई इशू नहीं है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय सिंपली मींस वट एवर इज पेड। अच्छा, इस मेथड में क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैसे काउंट करेंगे, यानी जो फैक्टर इनकम्स हैं। फैक्टर इनकम्स का मतलब जो अर्नड इनकम है, जिसके बदले में सोसाइटी में, इकोनॉमी में कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। और जो अर्नड इनकम है, यानी जिसके बदले में काम किया है, सर्विस दी है, फैक्टर सर्विसेज दी है। जैसे जिसने लैंड दिया हो उसको रेंट मिलेगा, जिसने लेबर ऑफर किया है उसको वेजेस या सैलरी मिलेगा, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दिया है उसको प्रॉफिट मिलेगा, और जिसने अपना कैपिटल दिया है, कैपिटल का मतलब यहाँ पैसे से है, उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर इनकम्स है, यानी वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको ऐड करेंगे और हमारा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो पहला है सीओई। सीओई का मतलब, अगर एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होता है काम पे रखने वाला, एम्प्लॉय होता है जो वहां काम करता है। एक एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जितना भी पैसा दिया जाता है, ठीक है, वो सारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सीओई में आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कैश का मतलब मैंने बताया कि कैश का मतलब ये नहीं कि हाथ में पैसा देना है, कैश मतलब उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, जो उसको काम के लिए, काम के बदले में जो जाएगा, वेजेस या सैलरी जिसके लिए वो काम करता है। देन सम टाइम देयर इज अ पेमेंट इन काइंड। इसका मतलब कई बार पैसा ना देके उसको क्या दे दिया जाता है, उसको सामान दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट इन काइंड। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। देयर आर सम गुड स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट। एक एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है कि उसको रिटायरमेंट पे या कुछ 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको जो है बहुत सारा पैसा मिलेगा। जैसे एक मैं आपको नाम बताऊं, पॉपुलर जो है पीपीएफ चलता है आपका, लड़कियों के लिए जो है सुकन्या समृद्धि योजना है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें अगर हम पैसा डालें तो कल को जो है हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन कुछ ये, जैसे मैंने आपको बताया, पीपीएफ है या मान लो सुकन्या समृद्धि योजना, इनको नेट पे सर्च करना,
तो इसमें क्या होता है, हम अपनी तरफ से पैसा डाल सकते हैं, हमारा एम्प्लॉयर जो है जहां हम नौकरी करते हैं वो पैसा नहीं डालेगा। लेकिन देर आर सम स्कीम्स जिसमें एम्प्लॉयर जो होता है वो भी पैसा डालता है कुछ। जैसे अगर मान लो मेरी सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट होगा, द सेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो। तो जो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का वो भी काउंट होता है इसमें सीओई में। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो पहला कंपोनेंट हो गया सीओई जिसके ये 4 पार्ट्स हैं। देन ऑपरेटिंग सरप्लस है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें जितना भी सेल होगी उसमें से सीओई को निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड इट इज इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको आरआईपी से हम याद रखेंगे, आर फॉर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट एंड पी फॉर प्रॉफिट। तो मैंने बोला था कि हम क्या क्या फैक्टर इनकम ऐड करेंगे, यानी वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वेजेस एंड सैलरी तो इस पूरे सीओई में आ गई। देन रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट आ गया यहाँ आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में, इंटरेस्ट भी आ गया एंड देन प्रॉफिट भी आ गया। नाउ प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिविडेंड्स। मान लो 100 रुपी का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें डिविडेंड का मतलब है कि वो पार्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने पैसा लगाया है उस प्रोडक्शन में, उन सब के बीच में जो डिवाइड हो जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड जो है। देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर दी है तो उस पर टैक्स लगाती है। तो this is called corporate profit tax. And last one is undistributed profit. It is the last part of the profit which is retained by the companies, by the enterprises for future purposes. ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो कोई कंपनी फ्यूचर के लिए क्या करती है, सेव करके रखती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें ये यूज होगा। और लास्ट वाला है मिक्स्ड इनकम। ये एज इट इज यूज होता है, इसका कोई सब पार्ट नहीं है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जिनका खुद का काम है, तो वो लोग क्या करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब उनका अपना ही होता है। जैसे एक फार्मर है, अपने अगर फील्ड में काम करेगा तो लैंड भी उसका है, लेबर वो अपने घर वालों की हेल्प से, घर के जितने भी मेंबर है उनकी हेल्प से वो काम करेगा तो लेबर भी उसका हो गया, वो खुद एंटरप्रेन्योर है। और कैपिटल उसको कहीं से लेना नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी खुद की सेविंग्स है। तो कई एक्टिविटीज ऐसी हैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जिनका खुद का काम होता है। तो उनमें क्या होता है कि इस तरह की एक्टिविटी में ये जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको अलग अलग करके देखना मुश्किल होता है। ये मिक्स्ड होता है एक तरह से सारे फैक्टर्स। इसीलिए यू नो दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। एनीवन वांट टू स्पीक? शाहिदुर? शाहिदुर हाँ सर। बोलना है कुछ? नहीं नहीं। पता नहीं, तुम्हारा रेजिंग हैंड दिखा रहा था। तो ये चार्ट जो है कल हमने देख लिया था, इसको याद रखना है बस। इसको घर में कहीं भी चिपका लो, इसको बना लो अच्छे से एक चार्ट पे, या एक A4 साइज पेज पे ही बना लो, व्हाइट पेज पे, और उसको चिपका लो बस। इसको चिपका लिया तो आपका न्यूमेरिकल तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले एनडीपीएफसी पे जाना है, और उसके लिए सीओई देखना है, ओएस देखना है और एमआई देखना है। इफ सीओई इज नॉट गिवन तो इसके पार्ट्स देखने हैं, और पार्ट्स में अगर सारे नहीं दिए हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं, तो 2 ही ऐड कर दो। लेकिन इफ सीओई इज गिवन देन द पार्ट्स आर नीड नॉट टू बी एडेड सेपरेटली। इनको अलग अलग से ऐड नहीं करना है, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा। देन ऑपरेटिंग सरप्लस को देखना है। इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन उसको ऐड कर लो, बाकी को छोड़ दो, इसके पार्ट्स को छोड़ दो। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा तो इसमें रेंट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, और प्रॉफिट आने का मतलब इसके पार्ट्स भी आ जाएंगे।
इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस आने पे ये जो पूरा पोर्शन है ये ऐड अलग से नहीं करना है। कंफ्यूजन के लिए दे दिया रहता है लेकिन नहीं करना है। और मिक्स्ड इनकम तो सिंगल ही होगा, अगर दिया होगा तो ऐड करना है, नहीं दिया होगा तो जीरो मान लेना। तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ द होल इज गिवन देन पार्ट इज नॉट नीडेड टू बी एडेड सेपरेटली, नंबर वन। नंबर टू, कि क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दे रखी होती हैं ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आपके काम की हो। जैसे मान लो आपको सीओई दे रखा है और पेमेंट वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, तो हमारे काम की चीज क्या है? सीओई है, वेजेस एंड सैलरी नहीं है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि नंबर वन चीज तो ये है, व्हेन होल इज गिवन पार्ट इज नॉट एडेड, पार्ट को ऐड नहीं करना है जब होल दे रखा है। दूसरा, जितनी चीजें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात, कि जितनी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में उसी को ही काम में ले लेना है, ऐड कर लेना है, बाकी चीजों को मान के चलना है कि दे आर जीरो। सपोज मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन, तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि अरे मिक्स्ड इनकम तो दिया नहीं है, मेरे पास सीओई है, बस ओएस है, तो मिक्स्ड इनकम कहाँ से आएगा, उसका टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज नहीं दे रखी, सपोज इट इज जीरो। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुड आई प्रोसीड? Yes, sir. रकीबुल, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ओके। तो इन जो तीन पार्ट जो पीछे बताए हैं, सीओई, ओएस एंड एमआई, इनको ऐड करने के बाद वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएफसी। सो एनडीपीएफसी या डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एंड एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। और बेटा एग्जाम में देख लेना, क्वेश्चन में देख लेना कि उसने कैलकुलेट क्या करवाया है। गलती कहाँ होती है? ही इज आस्किंग फॉर जीडीपीएमपी, और हम क्या करते हैं, हमें ये है कि हम एनडीपीएफसी पे चले जाते हैं या एनएनपीएफसी पे चले जाते हैं। याद रखना है कि जो वैल्यू एडेड मेथड था उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था जीडीपीएमपी, उसके बाद जो वो पूछेगा उस पे हम चले जाएंगे बाय सम कन्वर्जन। और इनकम मेथड में द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एनडीपीएफसी, ये इस पे स्टार्ट में पहुंचना है, उसके बाद वो जो भी कैलकुलेट करवाए। सर जी सर हाँ हाँ सर बरखा अपने आप मतलब लीव हो गया, उसको ऐड करने बोल रही है वो। हाँ, एडेड एडेड सर बरखा को ऐड कीजिए, वो बोल रही है। हो गया, ऐड हो गया। तो ये है। देन नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईएफए। एनएफआईएफए, ये बताए मूसा की एनएफआईएफए क्या है? मोशाकी, मोशाकी, व्हाट इज एनएफआईएफए? ये नेशनल भूल गई सर। सुप्रिया, सुप्रिया, Net factor income from abroad. वेरी गुड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
Net factor income from abroad is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad. फीफा माइनस फीटा याद है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. सर नहीं समझी. NFIFA is the difference between factor income paid, factor income received from abroad and factor income paid to abroad. जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे देश के हमारे रेजिडेंट्स हैं, बट वो टेम्परेरीली दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और कुछ अर्न कर रहे हैं, तो वो जो अर्न करके हमारे कंट्री में जब भेजते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. लेकिन कुछ फॉरेनर्स हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो है फैक्टर इनकम टू अब्रोड. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो नेट है, सपोज वी आर पेइंग 100 रुपीज टू the foreigners who are living in India. We are paying 100 rupees to foreigners who are living in India. Then this is known as factor income to abroad. Suppose our residents who are living abroad are earning suppose 150 rupees. Our residents who are living abroad are earning 150 rupees. Then it is known as factor income from abroad. Now what is the difference of the two? 50. Because we are paying 100 and we are getting 150. So the difference is 50. This 50 is net factor income from abroad. So if we add this net factor income from abroad to domestic income, then it becomes national income. So this NDPFC is domestic income. और इसमें जब NFIFA ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स नेशनल इनकम. नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. So let us move forward. We have one more example today. Given the following data and using the income method, calculate national income. अच्छा, one thing I forgot to tell you. Sometimes rent and royalty, one word is used. Royalty use किया जाता है, rent के साथ ही royalty use किया जा सकता है. रॉयल्टी का मतलब ये है कि कई बार किसी चीज को यूज करने के लिए, जैसे मान लो कोई पुराना प्रोडक्ट है जो चल रहा है, जैसे आपने देखे होंगे आजकल बॉलीवुड के गाने आते हैं रिमिक्स, पुराने जो गाने हैं उनका रिमिक्स आता है, देखा है? हेलो. हाँ देखा है सर. हाँ, तो रिमिक्स गाने आते हैं. जो पुराना कोई गाना आ चुका है बॉलीवुड का, उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करके उसको रिलीज किया जाता है. तो उसको यूज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको उस गाने को जिसने लिखा है, जिसने गाया है, जिसने उसका म्यूजिक कंपोज किया है, तो अगर हम वैसे ही यूज कर लेंगे तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे. तो उनको उसके लिए क्या देना पड़ता है? कुछ पैसा देना पड़ता है. तो वो जो पैसा है दैट इज नोन एज रॉयल्टी. यानी हम अगर किसी का ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, किसी का टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या है? पैसा देना पड़ता है. ठीक है, तो वो क्या होता है? रॉयल्टी होता है. तो रेंट के साथ कई बार रॉयल्टी भी यूज होता है. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जहां था, तो रेंट के साथ रॉयल्टी भी ऐड होगा. अगर अलग से दे रखा है तो भी ऐड होगा. तो वी हैव टू फाइंड द नेशनल इनकम. नाउ स्टार्टिंग point is NDPFC. NDPFC equal to COE plus OS plus MI. Then COE, compensation of employees में 4 components होते हैं. इसमें से मुझे बताएंगे कि कौन कौन से सर अपने एक मिनट सर. सर बताओ. हाँ सर, एक बार फिर से समझा सकती है रॉयल्टी वाला? रॉयल्टी क्या होती है? जैसे मान लो किसी ने टेक्निक यूज किया, मान लो मैंने बुक लिखी है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? हाँ. मैंने मान लो बुक लिखी है, हाँ. तो अब वो बुक कोई ऐसा पब्लिशर होगा जो उसको पब्लिश करेगा, जो मार्केट में आएगी. तो लिखी मतलब लिखी किसने? मैंने लिखी है. उसको सेल कोई और कर रहा है, उसका कवरिंग होगा, वो प्रिंटिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन लिखी किसने? मैंने है. तो वो जो पब्लिशिंग कंपनी है जो बेचेगी उसको, वो मुझे क्या करेगी? उसके लिए कुछ पैसा देगी, क्योंकि वो मेरी चीज यूज कर रही है, मेरा कंटेंट है वो. समझ में आ रहे हैं? वो हाँ. क्या होता है? रॉयल्टी होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा, कई बार कुछ बुक्स पे लिखा होता है नोट फॉर सेल करके.
नोट फॉर सेल करके होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो कॉपी है हम बेच नहीं सकते, जो बेचता है उसको क्या करना होता है कि जो उसका राइटर है उसको कुछ पैसा देना पड़ता है, दैट इज रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी इज अ टाइप हाँ ऑफ अर्न्ड इनकम। किसी का ओरिजिनल कंटेंट होता है तो उसके लिए उसको रॉयल्टी देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो रेंट के साथ अगर रॉयल्टी वर्ड कहीं आ जाए तो उसको भी यूज करना है, उसको ऐड करना है, सीधा सा बात है। हम्म तो मुझे ये बताओ, मौसाकी बताएगी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के जो 4 पार्ट हैं उसमें से कौन सा पार्ट दे रखा है यहाँ। इधर है, एक सेकंड से, आंसर को मत इधर देखिए, तो आंसर में है। दे रखा है, खाली तुम टेबल को देखो ईमानदारी से। हाँ हाँ हाँ, वेजेस एंड सैलरी, हाँ और फिर क्या है, सोशियो, एक सेकंड, हाँ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। हाँ, बिकॉज सीओई हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट है ना सीओई के, वेजेस एंड सैलरी, हाँ then payment in kind, हाँ हाँ then social security हाँ contribution by employers, and one more is there, pension on हाँ retirement. Out of those 4 parts only 2 are given, हाँ तो डजंट मैटर, 2 ही ऐड कर लेंगे। तो वी विल ऐड दिस वेजेस एंड हाँ सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट सीओई इज गिवन और नॉट। सीओई नहीं गिवन है ना, तब हम इसके पार्ट्स ऐड करेंगे। नहीं, तो ओ, सीओई के पार्ट्स जो है हमने सेकंड पार्ट वेजेस एंड सैलरी एंड फोर्थ पार्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स को ऐड कर दिया है। देन हम्म, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो दे रखा है क्या। हाँ, 5 अब नंबर में देखो ध्यान से सर ऑपरेटिंग। देखो इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे मान लो मैं इफ आई एम ए प्रोड्यूसर एंड आई हैव प्रोड्यूस गुड्स वर्थ ₹1000, मैंने 1000 रुपए हाँ। का जो है सामान मैंने प्रोड्यूस किया है, उस 1000 रुपए में सीओई को निकाल दो। सीओई का मतलब जो वेजेस एंड सैलरी है उनको निकाल दो, हम्म, आपका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन निकाल दो, वट एवर इट इज देयर। सो वट एवर अमाउंट आई एम गेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन आफ्टर डिडक्टिंग द सीओई, सीओई को निकालने के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अंडरस्टूड। ओके ओके सर। हाँ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, यू सिंपली हैव टू राइट ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू आरआईपी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या इसमें क्वेश्चन में, सुप्रिया, सुप्रिया है या? यस सर। अच्छा, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, दे रखा है। हाँ सर। तो मैं 5th ऑपरेटिंग नंबर। सर एक काम करता हूँ, इस ऑपरेटिंग सरप्लस को भी ऐड कर देता हूँ और रेंट एंड रॉयल्टी को भी कर देता हूँ, सही है ना। नहीं सर, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होने से वो रेंट, उसका जो रेंट इंटरेस्ट वो नहीं करते। क्यों, वो उसका पार्ट है। हाँ ठीक है, सर। ये देखो अगर हम बैक जाएं तो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ है, इसका पार्ट क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी इसका पार्ट है। तो इफ होल इज गिवन देन पार्ट इज नॉट टू बी एडेड सेपरेटली। अंडरस्टूड, शाबाश, सुन रही हो इसका मतलब। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने ऐड कर दिया है और मैंने रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड नहीं किया है। मिक्स्ड इनकम दे रखा है क्या, सुप्रिया, मिक्स्ड इनकम दे रखा है। हेलो, माइक ऑन करके बोलो। मिक्स्ड इनकम यहाँ नहीं दे रखा है तो उसको 0 मान के चलेंगे। हाँ,
So I have added 2 and 4. 2 is wages and salary, 4 is social security contribution by employer. So 700 plus 50, 750, and then operating surplus 60. तो ये आ गया 810. 810 is our domestic income. NDPFC है हमारा domestic income है. Then NNPFC equal to NDPFC plus NFIFA. NDPFC plus net factor income from abroad. और एक चीज यहाँ बहुत ही ध्यान से देखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज -10, और हमें सीधा सा पता है कि जब एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे आएंगे तो एनएफआईएफए ऐड होगा, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है। तो 810 प्लस -10 किया है, -10 ऐड करने का मतलब 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 800 रुपीज इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी। यहां तक बेटा जिसको भी प्रॉब्लम है, जो यहाँ अभी क्लास में है, जो सुन रहा है मुझे, जिसको भी इश्यू है थोड़ा सा भी कि कैलकुलेट कैसे करना है, वो मुझे जरा बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रिकॉशंस पे। जिसको भी बोलना है माइक ऑन करके बोले कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं पूछ लेता हूँ सबको। सुप्रिया समझ में आ गया है? Yes, sir. अंकित, जी सर। ठीक है। तो तमलिका, पोद्दार, मतलब मैं ये मान के चलूं सबको समझ में आ गया है। नवजीत, हाँ सर। नवजीत, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो चार चीजें दिमाग में रखनी है, जो मैंने चार्ट बताया है उसको याद रखना है, और वो प्रोसीजर है, वो चार्ट जो है दैट इज अ प्रोसीजर। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड, देन यू सिंपली मेक दैट चार्ट। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर वो चार्ट याद रखोगे then you will be able to learn, you will be able to get 2 or 3 points under precautions, कि क्या क्या precautions हमें दिमाग में रखनी है। उस precautions में कुछ कुछ चीजें वो चार्ट से ही आ जाएंगी। तो और इसमें एक बात और है कि जैसे जैसे आप चीजें करते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे, you will keep getting new and new things, पता लगेगा कि अरे हाँ इसमें ये ऐड नहीं करना था, हाँ ये करना है। तो वो दिमाग में आपकी चीजें नई नई आती रहेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन सभी में हमें याद रखनी है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हमें याद रखनी है, जिनको हमें ध्यान देना है। Number 1 is transfer payments like old age pensions, unemployment allowances, scholarship, pocket expenses, etc. should not be included in national income. आस्था, ये क्यों नहीं इंक्लूड होने चाहिए ये सारी ट्रांसफर पेमेंट्स? क्योंकि सर ट्रांसफर पेमेंट के लिए हमने तो काम ही नहीं किया है ना, इसलिए शायद, पता नहीं। हाँ, ट्रांसफर इनकम हाँ नाम सर। से ही है कि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर, इट इज अ टाइप ऑफ वन वे ट्रांसफर। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में ये बताओ, जो वृद्धा जो पेंशन है, कि जो बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, उसके बदले में वो कोई काम नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, यानी जो बेरोजगार होता है उसको अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसके बदले में कोई काम नहीं करता है। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के बदले में स्टूडेंट कोई काम नहीं करता है, हालांकि वो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बट स्टिल
अभी तो फिलहाल तो वो वन साइडेड पेमेंट है, पॉकेट एक्सपेंसेस। तुम्हारे जो मम्मी पापा तुम्हें पैसे देते हैं कैंटीन पे खर्च करने के लिए, ऑल दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना। और नेशनल इनकम में हम क्या काउंट करते हैं, वी ओनली काउंट फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर का मतलब वो अर्नड इनकम है जिसके लिए कुछ काम किया गया है, जिसके लिए कुछ काम किया गया है। शाहिदुर बताएगा ओल्ड एज पेंशन में और रिटायरमेंट पेंशन में क्या डिफरेंस है। शाहिदुर इज हियर। सर रिटायरमेंट पेंशन, हाँ सर रिटायरमेंट पेंशन मतलब काम करने के बाद जितना वो है वो मिलता है, ओके। और ओल्ड एज पेंशन मतलब हाँ हाँ, तो ओल्ड एज दोनों में पेंशन डिफरेंस। उम्र के ज्यादा हाँ होता है। हाँ 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 हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, विच वन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड होगा कि रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन ना। ओल्ड एज हाँ अंकित, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो बोलो। रिटायरमेंट पेंशन सर। रिटायरमेंट पेंशन काउंट होगा, ओल्ड एज पेंशन नहीं होगा। नहीं होगा। जी हाँ, सर। ओल्ड एज पेंशन तो कोई भी ले सकता है ना, उसके लिए किसी ने सर काम थोड़ी किया है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन वही लेगा जिसने सर्विस दी है अपनी। तो रिटायरमेंट जी सर। जी पेंशन क्या है, एक तरह का उसकी सर्विस का ही रिवॉर्ड है, एक तरह से उसने सर्विस दी है, उसके बदले में उसको पैसा मिला है। ये एक डिफर्ड पेमेंट है। One second. तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो काउंट होगी, और ओल्ड एज पेंशन जो है वो काउंट नहीं होगी। तो नहीं। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट किसी भी तरह का हो जो वन साइडेड ट्रांसफर है, जिसके बदले में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो सारी काउंट नहीं होगी। तो पहला प्रिकॉशन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का ट्रांसफर पेमेंट वहां दिया है तो वी डू नॉट नीड टू एड इट, क्योंकि हमने रिटायरमेंट पेंशन का तो हमने देखा है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन है या पॉकेट अलाउंसेज है, ये सारी चीजें ऐड नहीं होंगी। दूसरा है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटी जो स्मगलिंग है, थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, ये जो चीजें हैं, गैम्बलिंग है, जुआ है, चोरी है, या स्मगलिंग से जो इनकम जो अर्न की हुई है वो नहीं काउंट होंगी, क्योंकि इनके बदले में किसी तरह का, अब अगर चोरी है, गैम्बलिंग है, ये क्या है, सडन इनकम है, इनके बदले में किसी तरह का फैक्टर पेमेंट नहीं, फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई है, और इनके बदले में सोसाइटी इन इकोनॉमी में देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी इज नॉट कंसिडर्ड। ये ब्लैक मनी ही है, गैम्बलिंग है, थेफ्ट है, स्मगलिंग। ब्लैक मनी का मतलब वही इनकम है जो हम शो नहीं करते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये सारी की सारी इनकम जो है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। Then third is commission paid on sale and purchase of second hand goods is included in national income. Suppose मैंने एक चीज खरीदा है, suppose I bought a chair वर्थ ₹500 लास्ट ईयर 2019 में मैंने एक चीज खरीदी थी, एक चेयर खरीदी थी ₹500 की, और आज मैं उसको बेच रहा हूँ ₹400 में। तो वो जो उस चीज का जो वैल्यू है, उस सेकंड हैंड गुड का जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जिस साल में खरीदा गया था उसी साल में वो काउंट हो चुका है, तो रीसेल जो है वो नहीं काउंट होगा। लेकिन सपोज मुझे किसी ने ये कहा कि मैं आपका जो चेयर है उसको बेचने में थोड़ा हेल्प करूंगा। मान लो जो मिडिल मैन जो होता है, जो ऑक्शनर जो होता है,
वो जो होता है, जैसे मान लो मुझे जो हेल्प करेगा उसको बेचने में, तो उसको मैं क्या करूंगा, मान लो भाई कोई ऐसा काम करता है जो चीजें जो है किसी की बिकवाता है या खरीदने में हेल्प करता है, कुछ लोग होते हैं, तो उनको उनका क्या है, कुछ कमीशन होता है, उनको हम कुछ पैसा दे देते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर हमने किसी को कमीशन पे किया है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आस्था बताएगी कि ये क्यों ऐड होगा, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सर क्योंकि जब कमीशन देते हैं तो उसका कमीशन ऐड होगा ना, वो उसने गेन किया इसलिए शायद। तो जो कमीशन अर्न कर रहा है वो अपनी सर्विस दे रहा है, अंडरस्टूड। कमीशन जिसको हम दे रहे हैं, सपोज मैंने किसी को कमीशन दिया है, मेरा अगर कोई पुराना बाइक था उसको बिकवाने के लिए मैंने किसी को कमीशन दिया है, अब उसने क्या है, कोई खरीदने वाले को वो लेके आया है, उसने उससे बार्गेनिंग की है, वो सेटलमेंट करवाया है, मेरा हेल्प करिए, तो उसने अपनी सर्विसेज दी हैं और उस सर्विस के बदले मैं अगर उसको पे कर रहा हूँ तो दैट इज अ फैक्टर इनकम। कमीशन जो है एक तरह से फैक्टर इनकम है, इसलिए इट विल बी इंक्लूडेड। फोर्थ है ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये शेयर्स है, ये बॉन्ड्स है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। इनको अगर बिकवाने में कोई हेल्प करता है तो वो ब्रोकर होता है, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि ब्रोकरेज जो है एक तरह का फैक्टर सर्विस है, और उसके बदले में अगर हम उसको ब्रोकरेज देते हैं यानी कुछ पैसा देते हैं हमारे बॉन्ड्स को या शेयर्स को, अगर उसने बिकवाया है या अगर मान लो उसने हमने हमारे परचेज करने में अगर हेल्प की है, सो इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, ये अर्नड इनकम है। फिफ्थ है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब है एक तरह से, जैसे वो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, जैसे लॉटरी लग गई एकदम से, तो इस तरह की इनकम जो सडन इनकम है, जो प्लान्ड ही नहीं है, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, जैसे लॉटरी है, तो दिस टाइप ऑफ इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट अर्नड इनकम, वो अर्न नहीं की हुई है। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। Suppose in 2019 I bought a plot worth rupees 1 lakh। मैंने 2019 में एक प्लॉट खरीदा जिसका वैल्यू जब मैंने खरीदा था तो 1 लाख रुपए था, और आज जो है एट प्रेजेंट आज उसका वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। बताओ कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया उसका? 50, 1.5 लाख कितना 50,000। होता है? 50,000 हो गया। अच्छा जी मैं सर। हाँ सर। उसको मैं उसको बेच दूंगा, मुझे कितना फायदा हुआ? 50,000। 50,000। 50,000 हुआ, वो मेरे जेब में आ गया। यस। बताओ उसके लिए जी यस सर। सर। मैंने कोई काम किया या उसके बदले में कोई प्रोडक्शन हुआ गुड्स या सर्विसेज का इकोनॉमी में कहीं भी? नो सर। नो तो ये सर, नहीं काउंट हुआ। तो ये काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम? नहीं होना चाहिए। नहीं होना होना चाहिए चाहिए। सर। वो कैपिटल गेन्स का मतलब है हमने कोई चीज खरीद ली है और उसको रख दिया है कुछ टाइम के लिए, वो अपने आप गेन करती रहेगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, दैट इज कैपिटल गेन्स। अंडरस्टूड? तो कैपिटल गेन्स जो यस सर, है यस सर। वो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनके बदले में कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है इकोनॉमी में, इसलिए उसका वैल्यू काउंट नहीं होता है। अगर मान लो उस प्लॉट को बेचने में कोई मेरी हेल्प करेगा, मान लो कोई ऑक्शन करेगा, ग्राहकों को बुला के लाएगा, वहां उसकी बोली लगेगी, तो मुझे अगर कोई हेल्प कर रहा है, अगर मैं उसको कमीशन दे रहा हूं, देन कमीशन विल बी काउंटेड। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। देन सिक्स्थ, ये आपको चार्ट से आ जाएगा बेटा कि वंस द प्रॉफिट्स आर एडेड इट्स पार्ट्स आर नॉट टू बी एडेड सेपरेटली। ये तो कॉमन सी बात है, बता चुका हूं कि जब प्रॉफिट ऐड हो गए तो उसके पार्ट्स ऐड नहीं होंगे। और सेवेंथ है वंस द सीओई इज एडेड इट्स पार्ट्स आर नॉट टू बी एडेड सेपरेटली। तो ये तो मैंने बोला कि आपको ये जो चार्ट है इससे ही पता लग जाएगा, जब सीओई ऐड हो गया तो इसके पार्ट्स ऐड नहीं करने हैं,
जब ओएस ऐड हो गया तो इसके पार्ट्स ऐड नहीं कर रहे हैं, जब प्रॉफिट ऐड हो गया तो इसके पार्ट्स ऐड नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. सो दिस इज फॉर टुडे। हमने एक एग्जांपल कर लिया था, उसको ध्यान से देख लिया है, प्रोसीजर क्या है जो कैलकुलेट करने की, और उसके अलावा प्रिकॉशंस देख लिए हैं। प्रिकॉशन बेटा देयर आर 7-8 प्रिकॉशंस, तो उसमें से आपको 4-5 जो सबको समझ लेना है, और तीनों जब मेथड में आप प्रिकॉशंस को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि सारी की सारी प्रिकॉशंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उनको देख लेना है, कम से कम 3-3 4-4 जो प्रिकॉशंस है उनको याद करके रखना है। सो दिस इज फॉर ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ पूछना हो आज के इसमें तो पूछ सकते हैं अभी। अगर कुछ नहीं है तो चलें। जी sir. Okay, sir. ओके देन, एक दो मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, उसको करते रहना है तो और समझ में आती जाएगी चीजें। ओके, जी थैंक sir. यू, Okay, sir. बाय Thank you, sir. Bye-bye, sir. बाय। थैंक यू सर।